आइए, मैं कुश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला पर आपका स्वागत करता हूं। यहां आपको मिलता है फ्री एजुकेशन। साइंस का अब तक मिल रहा है, आगे किसी भी चीज़ का आपको ज़रूर मिलेगा। तो पिछले लेक्चर्स में आज हम क्लास 9th के लिए यहाँ पे आए हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने सेल पढ़ रहा था 9th का, और उस सेल में हम लोगों ने क्या देखा, सेल वॉल देख लिया, सेल मेम्ब्रेन देख लिया, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जान रहे थे। सेल के कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स पे भी बात हम लोगों ने किया, और सेल के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उन चीज़ों पर भी हमारी डिस्कशन चली। आज हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे न्यूक्लियस। किसको देखेंगे आज? न्यूक्लियस। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियस क्या है? एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार आते हैं, और यदि आप न्यूक्लियस को समझ जाइएगा तो आपको क्या होगा कि इसके सेल के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगा, क्योंकि सेल से रिलेटेड आगे बहुत सारा चैप्टर है। जब आप 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, तो आपको बायोमोलिकुल्स वगैरह वो सारे के सारे सब भी जितने भी चैप्टर होंगे ना वो सेल से रिलेटेड होंगे, सेल बेस्ड चैप्टर होंगे। अगर सेल को ही समझने में आपको दिक्कत आने लगेगा, न्यूक्लियस समझने में दिक्कत आने लगेगा, फिर आप नहीं समझ पाइएगा। हायर क्लास में जब आप रिप्रोडक्शन पढ़िएगा, हायर क्लास में जब आप हेरिडिटी पढ़िएगा, तो सब जगह पर न्यूक्लियस का छोटा छोटा पॉइंट आएगा, चाहे सेल डिवीजन में आए, चाहे किसी चीज़ के फॉर्मेशन में आए। वो अभी हल्का झलकी हम आपको देंगे कि सेल कितना इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ से आपको पता चलेगा। ठीक है, इसलिए और हम आपको गारंटी देते हैं कि इससे आसानी से, इससे पहले ना कोई समझाए होंगे आपको, इससे आसानी समझाए होंगे, लेकिन हमारे तरीके से नहीं समझा। ठीक है, अभी आप डायग्राम बनाना भी सीख जाइएगा, और अभी आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस। क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियस। तो हमारे दिमाग में एक बात आना चाहिए कि सर सेल को पढ़ाने वक्त आपने कहा कि ये सेल है, ये क्या है? सेल है। तो सेल से न्यूक्लियस आप कह रहे हैं कि अगर सेंटर में होता है, तो सेल से सेंटर तक पहुंचने के लिए बीच में तो और भी सेल ऑर्गन ले रहा होगा, लेकिन डायरेक्ट हम इसको क्यों पढ़ते हैं? न्यूक्लियस को डायरेक्ट क्यों स्टडी करते हैं? समझ आ रहा है? तो देखिए होता क्या है कि न्यूक्लियस सेंटर है, न्यूक्लियस एक ब्रेन है, किसका? सेल का। न्यूक्लियस किसका ब्रेन है? सेल का। कोई आपसे पूछ दे ब्रेन ऑफ सेल क्या है, तो क्या बोलेगा? अगर आप किसी चीज में थोड़ा दिमाग लगाते हैं तो वो आसान हो जाता है। अगर हम इसके ब्रेन को ही समझ जाए, जैसे मान लो पुलिस चोर को पकड़ने के लिए क्या करता है? चोर के हिसाब से सोचता है, उसका दिमाग क्या सोच रहा होगा। ठीक है, कोई भी गेम होता है ना, क्रिकेट होता है ना, पहले माइंड गेम खेलता है लोग, पहले माइंड गेम खेलता है। वो सोगनी मामा कहते हैं ना कि रणभूमि से पहले मनोभूमि में एक युद्ध लड़ी जाती है। समझ रहा है? मनोभूमि का युद्ध जीत गया ना, मन का जीत हो गया। शरीर से हम हार गए, अगर मन को संतुष्टि हो गया, नहीं हम लड़ के हारे, हम अंत तक उसको टक्कर देते रहे, तब वो जीत है। समझ आ रहा है? तो वही बात हम यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके ब्रेन को ही पहले स्टडी कर रहे हैं, और देखेंगे कि ब्रेन से ही फिर दूसरा ऑर्गन ले निकलेगा, फिर यहाँ से ऑर्गन बनता जाएगा, फिर जाके पूरे सेल का निर्माण। समझ में आ रहा है? जैसे आप समझने का कोशिश कीजिए हमको कि न्यूक्लियस का खोज 1831 में हुआ था। ये रॉबर्ट ब्राउन साहब के द्वारा किया गया। किनके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। कोई पूछे कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो क्या बोलेगा? रॉबर्ट ब्राउन ने किया। और कब किया? 1831 में। देख सकते हैं किसके प्रॉपर्टी को? न्यूक्लियस के। आप सपोज कीजिए ये जो आप बॉर्डर देख रहे हैं, ये बॉर्डर, ये सेल वॉल है। ये क्या है? सेल वॉल, या फिर हम इसको सेल मेम्ब्रेन समझे, और इस नीचे वाले लेयर को क्या समझे? सेल वॉल समझे। ठीक है, समझ आ रहा बात? मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखिए इसमें आप क्या देखिएगा कि अब इसके अंदर में हम न्यूक्लियस बनाएंगे, यानी यहाँ पर जो बनाएंगे वो न्यूक्लियस होगा, और ये इसका सेल होगा। तो सेल के इस बॉर्डर से, यानी सेल मेम्ब्रेन से लेकर, ध्यान सुनिएगा, सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक, यानी न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन तक के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। समझ में आ रहा है? यानी अगर न्यूक्लियस के कोई चीज हम निकालेंगे बाहर, तो समझिएगा वो साइटोप्लाज्म में जा रहा है। इसीलिए हम आपको बोले इसको पूरे सेल मानने के। ठीक है, हम क्या बोले? सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है डबल बॉन्डेड। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? डबल बॉन्डेड। इसका मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से होता है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से होता है, डबल बॉन्डेड होता है। कैसा होता है? डबल बॉन्डेड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है? डबल। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा तो हम इसको कंटिन्यूअस नहीं बनाए हैं, कहीं कहीं पर जगह छोड़ दिए हैं। कहीं कहीं पर क्या किए हैं? जगह छोड़ दी है। तो जगह जो छूटता है, आपको स्टोमाटा में बताए थे, स्टोमाटा में जगह छूटा तो उसको कहे स्टोमाटल पोर। उसको क्या कहे? स्टोमाटल पोर। अगर न्यूक्लियस में छूट गया तो न्यूक्लियस में क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। याद रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर पोर। ठीक है। अब ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियस का आउटर इनर है ना, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जगह, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जगह, उसको क्या कहेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। उसको क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। उसको क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। समझ आया? अब बताइए, सेल के अंदर में, सेल इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप सेल समझ रहे हैं, ये पूरा ऊपर में सेल है, ठीक है, अभी बोले ना समझने के लिए, पूरा ये बॉर्डर सेल है, ठीक है, और ये सेंटर आपका न्यूक्लियस है। तो सेल के अंदर में लिक्विड था तो उसको क्या नाम देते थे आप लोग? साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर में था तब ना आप साइटोप्लाज्म की है, सेल के अंदर में था तब ना आप उसको क्या कहे? साइटोप्लाज्म कहे। क्या कहे? साइटोप्लाज्म कहे। सेल के अंदर में था तब, इसमें ब्लैक इंक डालो, सेल के अंदर में था तो उसको क्या बोले आप? साइटोप्लाज्म। हे बाबू एक बात बताओ ना, अगर न्यूक्लियस में लिक्विड रहेगा तो हाँ प्लाज्म में लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्लाज्म में लगा देंगे, और उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? न्यूक्लियोप्लाज्म किसको कहेंगे आपको याद रहेगा? पक्का याद रहेगा? अब समझिए, जब इसी न्यूक्लियस से, क्या बोल रहे हैं, जब इसी न्यूक्लियस से इस मेम्ब्रेन को छीन लिया जाएगा, जब किसी विवाहित औरत के पति चले जाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे? विधवा हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन ले लिया जाएगा तो वो न्यूक्लियाइड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोइड हो जाएगा। यानी कोई आपसे पूछे कि न्यूक्लियोइड क्या है, तो हम बोलेंगे मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस। समझ आ रहा है? ऐसा न्यूक्लियस जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं। कोई दिक्कत? अब हमको समझना है इसके कंटेंट को, कि इसमें भैया कौन कौन सा कंटेंट रहता होगा। समझ आ रहा बात? समझ आ रहा बात? कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं है, समझ। होता क्या है स्टार्टिंग के समय में, किसके समय में? स्टार्टिंग के समय में थोड़ा सा सीरियस होना है, बस थोड़ा सा, ठीक है। कितना सीरियस होना है? थोड़ा सा। कितना सीरियस होना है? बस थोड़ा सा सीरियस होना है। देखो इधर देखो, थोड़ा सा सीरियस। सेल डिवीजन। ए बाबू थोड़ा सा सीरियस। सेल डिवीजन सबसे लास्ट टॉपिक है आपके बुक में, लेकिन इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जिंदगी भर नहीं समझ में आता है माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, बहुत छोटा चैप्टर है। अभी थोड़ा इसको समझने के लिए ये क्लियर है, हम थोड़ा सा सेल डिवीजन का मदद लेंगे। किसका मदद लेंगे? देखो बाबू, सेल डिवीजन में जनरली आप दो फेज देखते हैं। कितने फेज देखते हैं? दो। ये हो गया हमारा एम फेज। ये क्या हो गया? एम फेज, ठीक है। एम फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पीमैट। क्या बोलते हैं इसको? पीमैट। क्या बोलते हैं? पीमैट। क्या बोलेंगे? पीएम एट एम फेज। मतलब पीएम कहाँ है? एम फेज में है, तो पीएम एट एम फेज। पी मतलब प्रोफेज, एम मतलब मेटाफेज, ए मतलब एनाफेज, टी मतलब टीलोफेज।
ठीक है, चलो देखो अब देखिए, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये एम फेज है। अब हम लोग बात किसका कर रहे हैं, एम फेज को छोड़कर। एम फेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम प्रिपरेशन हो जाता है, सेल डिवीजन हो जाता है। लेकिन सेल डिवीजन होने के लिए सेल को प्रिपेयर होना पड़ेगा, होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। तो अब जो उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्या बोल रहे हैं, अब जो उसको प्रिपेयर होना पड़ेगा, तो किसी चीज को साइंस में प्रिपेयर करना है तो क्या कहते हैं, इसका सिंथेसिस करो, कहते हैं ना। तो वो होता है सिंथेसिस फेज, यानी वो होता है S1 फेज। वो क्या होता है, S1 सॉरी G1 फेज। वो क्या होता है, G1 फेज। वो क्या होता है, G1 फेज, यानी अभी जनरेट करना। समझ में आया, क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, उसका निर्माण करेंगे। कहते हैं इसका जनरेटर है, मतलब ये खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले आएगा G1 फेज। इसी फेज में थोड़ी देर बाद आएगा S फेज। क्या आएगा, S फेज, जिसको सिंथेसिस फेज कहेंगे। फिर आगे चलकर आएगा G2 फेज। इतना बात समझने में कोई दिक्कत है। एक सेल को डिवाइड होने के लिए इन सारे फेज से गुजरना पड़ता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ठीक है। फिर वो जाता है M फेज में। M फेज पहला फेज प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। इतने चक्र से गुजरने के बाद यही सेल जाकर दो सेल में डिवाइड हो जाता है। इतना बात समझने में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत, ठीक। हम बात कर रहे हैं कि आखिर ये डिवीजन होता कैसे हो। तो भैया सेल डिवाइड होने के लिए जरूरी है कि उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड हो, काहे कि जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा तभी ना। क्या है, डीएनए क्या है, इनहेरिटेंस, इनहेरिडेटरी मटेरियल है ना। ये क्या करता है, पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में ले जाता है। तो हमको मेनली उसको ना डिवाइड करना होगा। तो हमको देखना ना होगा कि इस वाले फेज में कैसे था कंटेंट और इस वाले फेज में कैसे था कंटेंट। समझ में आ रहा है मेरा बात, मेरा बात समझ में आ रहा है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए क्या करते हैं कि एम फेज के घटना को भी छोड़ते हैं। इस पूरे को एम फेज कहे, जिसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, सबको जाके बोले एम फेज। और एम फेज का मतलब हो गया यहाँ पर माइटोटिक फेज। समझ में आ रहा बात। लेकिन मेरा बात समझ, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं G1 फेज, S1 फेज, G2 फेज, ठीक है। इस तीनों को कंबाइनली हम लोग कहते हैं इंटरफेज। तीनों को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेज। किस नाम से बुलाते हैं, इंटरफेज। याद रहेगा, तीनों को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेज। इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो हम बात कर रहे हैं इंटरफेज के समय में न्यूक्लियस का। क्या बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इंटरफेज के समय में न्यूक्लियस का, यानी जब तक इतना काम हो रहा होगा उस समय न्यूक्लियस क्या रहा होगा, या न्यूक्लियस अपने अंदर क्या रखा होगा। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होता है। आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है। समझ आ रहा बात, मेरा बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो समझो, देखो होता क्या है कि बच्चा अभी क्या है, अभी तो इसको डिवाइड नहीं होना है, अभी ये इमैच्योर है। क्या है, इमैच्योर है। तो जब बच्चा को समझ नहीं होता है तो सांपों को उठा के खा लेता है, नहीं खा लेता। पतला वाला तिल्ली नहीं खाया है बचपन में, जोक तो नहीं खाया है। देखो होता क्या है, कहने का मतलब बच्चा को डर नहीं लगता है। अभी वो अबंड है, अभी वो भागते रहेगा, कभी इधर कभी उधर। छत पर छोड़ देगा अकेले, रेलिंगों को पार कर जाएगा। उसको मतलब ये नहीं है कि आगे कुछ है कि नहीं है, कूद जाएगा, गिर जाएगा, चल जाएगा। समझ रहा है, मतलब बच्चा को अगर छोड़ दिए तो जाते जाते आगियों में चल जाएगा। आगिया देखेगा, अरे ये सब क्या है, बढ़ता है, उसको इन्हें मालूम है इससे जलता बढ़ता है, तो घुस जाएगा वो जादू देखने के लिए। समझ रहा है। तो यहाँ पर देखो वही बात यहाँ पर है। अभी क्या है, अभी ये प्रीमिटिव स्टेज में है। क्या है, प्रीमिटिव स्टेज में है। तो ऐसे स्टेज में क्या है, इसमें जो धागा है ना, ये भागेगा। जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो इधर उधर स्कैटर रहता है। क्या रहता है, स्कैटर रहता है, छितरा रहता है, पूरा फ्री रहता है, ऑल ओवर वर्ल्ड का भ्रमण करता है। कोई दिक्कत,
और रैली निकालता है, पूरा भ्रमण करते हुए अपने स्थान पर आएंगे। आज रावण मरेगा, रावण का हाथों मारा जाएगा, समझा, मतलब राम के हाथों मारा जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या समझ रहे हैं कि अभी इंटरफेज में ये जो मटेरियल आप देख रहे हैं ये क्या होता है, तितर बितर होता है। क्या होता है, तितर बितर होता है, स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके अंदर ये अब डायरेक्ट तो नहीं छितरा बितरा रहेगा, तो ये जो बदमाश हो गया है, अभी जो छितर बितर गया है, तो गार्जियन क्या करेंगे, बच्चा बदमाश होगा तो हॉस्टल में डाल देते हैं ना, हॉस्टल में ससुरा और बदमाश हो जाता है। घर पर बदमाशी करता है तो वो डर रहता है, बदमाशी करें पापा मारेंगे, हॉस्टल में हो खुद देखता है समझा। लेकिन सिटी सेंटर में ऐसा किया तो बहुत मार मारे, टंगड़ी तोड़ देंगे समझा। हाँ देखो हम क्या करने का, अभी तुम क्या जान रहा है, ये क्या है, मनबरू है, किधरों किधरों भाग रहा है। इसको एक खुट्टा से बांध दिया जाएगा। किस चीज से बांध दिया जाएगा, खुट्टा से। तो जिस खुट्टा से बांधा जाएगा उस खुट्टा को कहते हैं प्रोटीन। ब्लू मार्कर लाना नहीं डाला, ओ यार ध्यान देखो, उसको एक खुट्टा से बांध दिया, ये मान लो कि ये मान लो, ठीक है। ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है। ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। अब ये हिस्टोन प्रोटीन जब ये जेनेटिक मटेरियल से बंध गया, यानी जब जेनेटिक मटेरियल हिस्टोन प्रोटीन से बंध गया, ठीक है, तब इसको नाम, स्पेशल नाम से बुलाने लगे हम लोग, उसको कहे क्रोमेटिन। उसको क्या कहे, क्रोमेटिन। अभी तक इसको क्रोमोसोम नहीं कर रहे हैं, अभी तक इसको क्या कर रहे हैं, क्रोमेटिन कर रहे हैं। मेरा बात समझ रहा है, अभी तक कोई ऐसा वर्ड जो तुमको दिक्कत दे रहा हो। जेनेटिक मटेरियल था, ये जेनेटिक मटेरियल था। डीएनए अपने आप में जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए के अंदर क्रोमोसोम है, सब बात बताएंगे। पहले इतना में कोई दिक्कत हम पूछें, यहाँ तो हम कहीं नहीं लिखे कि डीएनए का अंदर होता है कि डीएनए के बाहर होता है, नहीं लिखे। अच्छा, क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम उसके एक सेगमेंट को जीन कहते हैं। बहुत सारा क्रोमोसोम ऐसे जीन बताएंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बताएंगे तुमको, प्राइमरी बताएंगे, तो ऑटोमेटिक हम समझा देंगे। सैटेलाइट पढ़ाएंगे वो सब पढ़ाएंगे। पहले इधर थोड़ा इधर ध्यान दो। पहले क्या है, क्रोमेटिन है। ये क्या है, क्रोमेटिन है। क्या है, क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन कब है, जब ये अभी स्कैटर्ड है, अभी ये कंडेंस्ड नहीं हुआ है, अभी ये कंडेंस्ड नहीं हुआ। जब कंडेंस्ड होगा तब इसी को क्रोमोसोम कहेंगे, लेकिन अभी नहीं कहेंगे, अभी नहीं। समझ बात। अभी ये क्या है, क्रोमेटिन, ठीक है। इसके अंदर हम आपको बताएं कि एक डार्क स्टेन्ड मटेरियल होता है। कौन सा मटेरियल होता है, डार्क स्टेन्ड। कैसा मटेरियल होता है, डार्क स्टेन्ड मटेरियल होता है। उस डार्क स्टेन्ड मटेरियल को न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। याद रखिएगा ये बात, याद रखिएगा। उस डार्क स्टेन्ड मटेरियल को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। उस डार्क स्टेन्ड मटेरियल को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। ये मान के चलिए न्यूक्लियोलस, ठीक है। क्या है, न्यूक्लियोलस। अब ये न्यूक्लियोलस जो है, ये न्यूक्लियोलस जो है क्या करता है, आरएनए का फॉर्मेशन करता है। आरएनए क्या बोल रहे हैं, आरएनए क्या करता है, राइबोसोमल यूनिट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, राइबोसोमल यूनिट का, राइबोसोमल यूनिट का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, जो डीएनए है अंदर में आपके पास, वो डीएनए क्या करता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, यानी मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। इतना बात समझने में कोई दिक्कत है, नहीं ना सर। हम क्या बोले कि ये जो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस आरएनए का सिंथेसिस करता है, प्रोडक्शन करता है। यानी न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूक्लियोलस है, वो न्यूक्लियोलस क्या देता है, तो आरएनए देता है। वो आरएनए राइबोसोमल यूनिट देता है, यानी राइबोसोम सिंथेसिस में। कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद बोले ये जो डीएनए है ना, डीएनए के सेगमेंट से आपको क्या सिंथेसिस होकर मिल जाता है? एमआरएनए। क्या मिलता है? एमआरएनए। और ये एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए करते हैं। अभी देखिए ये ससुरा पोर में से बाहर आएगा। किधर से बाहर आएगा? पोर में से बाहर आएगा। पोर में से बाहर आएगा और ये भी पोर में से बाहर गया। दोनों बाहर जाकर मिलता है, दोनों बाहर जाकर मिलता है, दोनों बाहर जाकर मिलता है और दोनों जाकर क्या बनेगा? वहां से राइबोसोम का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो याद करो राइबोसोम कहाँ बनता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ बनता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कहाँ बनता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब अगर गेट से जैसे ही निकला, सुटुक सवर निकला, तो हम बताए थे ना ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बताए हैं, आगे बताएंगे दूसरे से, नेक्स्ट पिछले सेशन में बताएंगे। ER मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER मतलब स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम आकर बैठ गया। वारियर नहीं समझना है। मान लो अभी देखो, जैसे अभी इसमें हम घड़ी पहने हैं, इसमें घड़ी नहीं पहने, तो ये क्या स्मूथ है, हाँ, इस पर कोई चीज़ नहीं, लेकिन यहाँ करेगा स्मूथ होगा नहीं होगा, बीच में रुकावट है, तो कोई चीज़ आ जाता है तो रुकावट न हो जाता है। तो मान लो ये इंडोप्लाज्मिक था, इस इंडोप्लाज्मिक का आगे ये राइबोसोम आके बैठ गया। समझ में आ रहा है मेरा बात समझ में आ रहा है? तो ये रफ होगा, तो जाके बैठेगा, जैसे ही बाहर निकलेगा तो यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रहेगा। जैसे मान लो हम भाग गए, हमको पापा हमारे घर से हम भाग गए, घर से हम भागे, तो गेट पर मम्मी होगी तब ना पकड़ लेगी, नहीं होगी तो पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी। वही बात, गेट पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा तब नहीं जो राइबोसोम जा रहा है उसको सटा लेगा अपने में, हाँ। तो इसके बाद न्यूक्लियस कंटिन्यू होगा किसके साथ? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। किसके साथ कंटिन्यू होगा? यानी इसके बाद वाला स्ट्रक्चर जो आपको बनेगा वो कहेगा ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसा ही ना होता है? याद आ रहा है? याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? अब धीरे 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 हम सेल के तरफ। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? तो अभी बोले सर ये तो आप MA फेज का ना बात की, अभी इंटर ए फेज का ना बात किए, इंटर फेज में ऐसा होता है। चलिए हम समझ गए, लेकिन इसमें कैसे हम समझेंगे क्रोमोसोम है? कैसे समझेंगे क्रोमोसोम है? तो यही क्रोमोसोम सेल डिवीजन से पहले कंडेंस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? कंडेंस्ड हो जाता है। कंडेंस्ड करने का मतलब ये ऐसा हो जाता है, ये इस रूप में हो जाता है। देखिए देख लीजिए, ध्यान से देखिए, इस रूप में हो जाता है। किस रूप में हो जाता है? इस रूप में। अब क्रोमोसोम इस रूप में भी पाया जाता है, एक्चुअली पाया इसी रूप में जाता है, पाया इसी रूप में जाता है। ये इसका साया है, ये माया है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? इसका डुप्लीकेट है, ये इसका डुप्लीकेट है भैया मेरे, ये डुप्लीकेट ना है। डुप्लीकेशन होगा तभी ना जाके डिवीजन होगा। समझ आ रहा है? जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट नहीं करेगा तो सेल डिवीजन कैसे होगा? सेल डिवीजन हो भी जाएगा, चिन्हवे नहीं करेगा आदमी, काहे जेनेटिक मटेरियल तो आएगा नहीं। समझा? लेकिन ऐसा होता नहीं। मेरी बात को समझिए। अब इसको क्या करना पड़ेगा? अपने आप को डिवाइड करना पड़ेगा, और ये अपने आप का कॉपी बनाता है, अपने आप का डुप्लीकेट बना लेता है, तब आपको क्रोमोसोम इस स्ट्रक्चर में दिखता है, नहीं तो क्रोमोसोम ऐसा ही होता है। मेरा बात समझ में आया? मेरा बात समझ में आया? थोड़ा सा हम आपको सेल डिवीजन की बात किए हैं, ये तो इंटरफेज था, थोड़ा हम एम फेज आपको समझेंगे, ठीक है? एम फेज में इसका डुप्लीकेशन होता है, इसका डिवीजन होता है। कैसे होता है सारा देखिए। मेटाफेज में क्या होता है? एम फेज का पहला प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होगा? प्रोफेज में कि ये अपना डुप्लीकेशन तैयार कर लेगा। मेटाफेज में भी, मेटाफेज में मान के चलिए कि ये एक तरह से एकदम तैयार है, अब हम डिवीजन कर लेंगे। ठीक, देखिए ध्यान से देखिए, अभी इतना बात समझे। चलिए इसको हम मिटाएं, लिखना है आपको, अभी पढ़ लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। कौन वाला है? आप बताओ, अभी मिटा देते अभी तक, तब तितली वाला कहाँ है तितली वाला? क्रोमोसोम। वो अभी समझा रहे हैं, बस इतना समझो कि अंदर में क्रोमोसोम होता है। जैसे मान के चलो, मान लो अभी ये सब फैला हुआ था ना, अब ये सब ऐसे रहेगा, इसी के बीच में रहता है ये। अब ये आ गया कंडेंस्ड फॉर्म हो गया, अब ये क्रोमोसोम हो गया। अब ये क्या हो गया? क्रोमोसोम। अब समझ में आया? चलो, समझ में नहीं आएगा अभी,
अभी समझो, इसको मिटा रहे हैं। हम बात किए इंटरफेज का, किसका बात किए? इंटरफेज। अब हम लोग एम फेज की तरफ चल रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि कैसे सेल का डिवीजन होता है ये जान। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए एम फेज, क्या बोल रहे हैं हम? एम फेज यानी माइटोसिस। एम फेज में आपको 4 नाम याद रखने बोले हम। पीमैट, क्या बोले? पीमैट या बोले पीएम8, ठीक है। पी से हुआ प्रोफेज, एम से हुआ मेटाफेज, ए से हुआ एनाफेज, टी से हुआ टीलोफेज। प्रोफेज में हम लोग क्या किए? डबलिंग कर लिए, यानी डुप्लीकेट कर लिए। पहले ये था, ठीक है। अब इसको डबल करके हम लोग ये बना दिए। समझ में आ रहा बात? समझ आ रहा बात? कितना बात समझ आ रहा है? आप जो उसमें क्रोमेटिन देख रहे थे, इस तरह से तीतर भीतर था, वही क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर इसमें अब आ गया। अब इसमें आ गया। मेरा बात समझ पा रहे हैं? मेरा बात समझने का में कोई दिक्कत है? तो ये प्रोफेज में है। मेटाफेज और एनाफेज में क्या होता है इस बात को समझिए। टीलोफेज का भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। मेटाफेज और एनाफेज में क्या होता है इस बात को समझिए, मेरी बात को समझिए, आसानी से समझिए और बहुत आसानी से हम समझाएंगे। तो इसको हम चाहते हैं इस और इक्वल डिवीजन कर दे। क्या कर ले? इक्वल डिवीजन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको मेटाफेज में डालेंगे। नहीं समझ में आया? कपड़ा साफ किया तो कपड़ा साफ कर लिया, अब पानी में छोड़ देंगे तो सूखेगा नहीं ना, सुखाने के लिए धूप पर ना डालेगा। तो प्रोफेज में तुम इसका डबलिंग कर लिया। प्रोफेज में क्या कर लिया? डबलिंग कर लिया। अब क्या कर रहा है तुम कि इसको चाह रहा है कि भैया ये डिवाइड हो जाए इक्वल सेल में, यानी अब ये जो आए ना, जो आने वाला चीज हो वो ऐसा हो, उसमें इस तरह से हो जाए। यही ना तुम चाह रहा है, यही ना बतवा तुम चाह रहा है। देखो इसको क्या कीजिए आप, इसको क्या कीजिए आप मेटाफेज में डालिए। किस फेज में डालिएगा? मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या होता है इसको समझिए। इस तरह से कहता है। अभी क्या था, क्या बात कर रहा है फिर? मतलब तुम बता रहा है उसको। जब हम समझाएं सिर्फ मेरा बात सुनो, नहीं तो मार्कर तार फेंकेंगे आगे बोर्ड पर पढ़ा। अब क्या हुआ, इसको एक इमेजिनरी लाइन सोचिए। मान लीजिए ये क्या है? स्फीयर है। तो अगर स्फीयर से, ग्लोब से एक इमेजिनरी लाइन आप पास कीजिएगा, जिसको आप इक्वेटर के नाम से जानते हैं। अगर वो लाइन पास करने की जरूरत पड़ी, तब अगर वो लाइन यहाँ पर होगा, मान लीजिए वो लाइन अगर यहाँ पर होगा, एकदम उसके बेसिस पर इसको क्या कीजिए, कहिए तुम रेस्ट करो, कहिए तुम रेस्ट करो। ध्यान, एक बात का ध्यान दीजिए। अगर कोई आपसे पूछे यहाँ कितना क्रोमोसोम है तो क्या बोलिएगा? क्रोमोसोम एक ही है। क्रोमोसोम कितना है? एक ही है। जेनेटिक मटेरियल का डुप्लीकेट हो गया। नहीं समझ में आया? एक बाल्टी है, ठीक है, एक बाल्टी है, ठीक है। उस बाल्टी में हमको क्या करना है कि पानी भरना है। हमने पानी भरा, लेकिन बाल्टी छोटा पड़ गया, ठीक है, बाल्टी छोटा पड़ गया। या तो कोई और चीज लगा के हम बाल्टी का सरफेस एरिया बढ़ा दें, वॉल्यूम बढ़ा दे, समझ आ रहा है, ताकि उसमें ज्यादा हट सके। तो बाल्टी एक क्यों न रहेगा, बाल्टी बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक है। उसी तरह से हम तुमको कह रहे हैं कि अभी क्या है कि ये जेनेटिक मटेरियल बढ़ा है, जेनेटिक मटेरियल का कॉपिंग हुआ है, लेकिन क्रोमोसोम की संख्या एक ही है। नहीं समझ में आया? क्रोमोसोम की संख्या इससे पता चलता है, इससे। ये सेंटर पर जो है ना, इसको कहते हैं सेंट्रोमेयर। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रोमेयर। इसको क्या कहते हैं? सेंट्रोमेयर। ऊपर वाले को कहते हैं क्रोमेटिड। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। ठीक है। ऊपर वाले को पी आर्म कहते हैं, नीचे वाले को
क्यू आर में कहते हैं। याद रहेगा, याद रहेगा। अब समझिए, चूंकि दोनों बहन हो गया, ये दोनों सटा हुआ हो गया, दोनों गोतियान हो गया, गोतनीन हो गया, इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिन। क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमेटिन। कोई एगो रहेगा तो उसको कहेंगे क्रोमेटिन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब मेरा बात समझिए, मेरा बात, जैगो सेंट्रोमेयर रहेगा तेगो क्रोमोसोम रहेगा। अब इसमें क्या गो सेंट्रोमेयर है? एगो सेंट्रोमेयर है ना, इसके ऊपर एगो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है, इसके ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहता है सेंट्रोमेयर के ऊपर, उसको कहते हैं काइनेटोकोर। उसको क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। समझिए, इस सब टर्म याद रहेगा तब इधर आसानी से हम समझ जाएंगे। देखिए कैसे आसानी से। इसको आप क्या किए, इक्वेटोरियल प्लेट पर कहे सूझ जाओ। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, आपके पास एक और सेल ऑर्गेनेल है जिसको आप जानते हैं सेंट्रोजोम के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? सेंट्रोजोम के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? सेंट्रोजोम के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? सेंट्रोजोम। अगर इस नाम से नहीं जानते हैं तो मेरा एक लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है, सेंट्रियोल्स के बारे में, सेंट्रोजोम के बारे में। अब क्या है कि इस सेंट्रोजोम के अंदर में सेंट्रियोल्स है। क्या है? सेंट्रियोल्स। इस सेंट्रोजोम के अंदर में क्या है? सेंट्रियोल्स। ठीक है, कोई दिक्कत? सेंट्रियोल्स क्या करता है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, जो कि किस चीज से बना हुआ होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ। कोई दिक्कत नहीं आई। अब ये कहा स्पिंडल फाइबर आया, इसको धर लिया, इधर वाला स्पिंडल फाइबर आया इधर। ठीक है, एक गो दिल छे दू दू गो जान, केकरा रखिए हो भगवान। आजकल फंसना मत चक्कर में बाबू, चले जाओ। हे मोबाइल है नहीं, मोबाइल है, मान ली मोबाइल है, 4 गो मोबाइल। आजकल लड़की की तरह तुम 4 गो मोबाइल रखती है। क्या मोबाइल? 4 गो रखती है ना, काय रखती है बताओ? चारों बॉयफ्रेंड का अगर एक ही समय में कॉल आ गया, चारों को तकिया पर रोक देगी, अपने तनी दूर हो जाएगी, चारों कहेगी हाय, चारों वाह हम फोन किया और बिजी भी नहीं बताया, ओ यार। लेकिन कनेक्टिविटी लॉन्ग डिस्टेंस है, समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? चारों दूर से नहीं देखा है किस किस को प्यार करो यार, उसमें जो देखता है सिस्टम चांद सब देख लेता है ना, सब देख लेता है। वही बात अभी वीडियो कॉल पे हो रहा है। 10 गो मोबाइल है, सामने स्कैटर्ड है, ठीक है, अपना यहाँ पे खड़ा है, सब के क्या बोले हाय। स्वाभाविक बात है तुम लोग भी बोलोगे हाय, कैसे हो? जितना शरीर है उतना गाड़ी है। बोलो क्या बोला? आवाज नहीं। म्यूट म्यूट ब्रो। चल हाँ, देखो देखो देखो, सबको म्यूट कर देगा, एगो किसी का कनेक्ट करेगा, किसी एक का ब्लूटूथ से कान में डाल देगा, हैं, हो गया। उसको लगेगा मेरा ये जवाब मिल रहा है यार, किसी का भी जवाब देंगे तो काय, वो तो मेरे सामने है। अब विश्वास भी नहीं हो सकता है। किसी को अगर शक हो कि सामने वाला इंसान वो इंसान नहीं है, क्या करता है? बहुत करता है, तो वीडियो कॉल करता है। वो तो वीडियो कॉल पर है, क्या कर सकते हो तुम? चलो, तो अलग अलग बात, उस सब में मत पढ़ो। वो सब जो जिसके पास रहेगा, जिसके नज़दीक रहेगा, उसका हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इक्का दुक्का चुनिंदा होता है, हीर रांझा वो सब चुनिंदा है, सब और कुछ नहीं। चलो, लोग कहता है इस सब अटैचमेंट है, देखो कभी कभी रियल भी होता है, कभी कभी अटैचमेंट भी हो सकता है। देख, सेंट्रोजोम के अंदर सेंट्रियोल्स था, और ये सेंट्रियोल्स क्या किया? ये सेंट्रियोल्स क्या किया? स्पिंडल फाइबर का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? स्पिंडल फाइबर। अब ये तो था इम्पोर्टेंट, जब तुम टैलेंटेड बच्चा होता है, एगो लड़की नहीं, 2 लड़की नहीं, 3 लड़की नहीं, क्या उन्हें लड़की चाहती है दोस्ती करना। दोस्ती करेगी, तुमको तोड़ देगी, तुम्हारा ताकत कम हो जाएगा। एगो इतना बड़ा चंबुक, ज़्यादा चीज़ को खींच सकता है, चंबुक टूट जाए, क्या करेगा? आधा आधा हो जाए चंबुक, उसका शक्ति कम हो जाएगा ना। तो मान लो अगर तुम मैग्नेट है, हाँ तुम मैग्नेट है, तो तुम जितना को खींचा, आप खुद तुमको खींचेगा।
इसको तोड़ के साले को खत्मे करो। समझ आ रहा बात? समझ आ रहा बात? इसी तरह से क्या हुआ कि ये सेंट्रोजोम में जो सेंट्रियोल्स है और ये तो पहले रस्सी फेंका और दोनों के रस्सी में फंस गया ये कौन? क्रोमोजोम। तो अब क्रोमोजोम का एक के वो आदमी है, किधर जाएगा? सीता के पास कि गीता के पास? हाँ, समझ आ रहा? तो अब ये एक दूसरे के तरफ सिकुड़ना शुरू किया, यानी खींचना शुरू किया, फोर्स लगाना शुरू किया। तो जैसे ही ये एक दूसरे को खींचा, हाँ, तो सिर्फ क्रोमोजोम थोड़ी टूटेगा, ये सेंट्रोमेयर भी तो टूट जाएगा बीच से। सेंट्रोमेयर भी तो टूटेगा बीच से। अब सेंट्रोमेयर टूटा तो ये सेंट्रोमेयर धीरे धीरे अंदर आया। किधर आया? ये सेल है। अब ये सेंट्रोमेयर इस तरह से यहाँ पर इस तरह से कुछ है और इधर भी इस तरह से कुछ है। धीरे धीरे ये क्या करेगा? अपना एरिया डिवाइड करेगा और ये जाके दो सेल में बट जाएगा और ये हो गया आपका सेल डिवीजन। समझने में कोई दिक्कत? आपको पूछेगा क्रोमोसोम क्या होता है, समझा दीजिएगा। कंडेंस्ड क्रोमेटिन मटेरियल, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई हिचकिचाहट, कोई संकट? अब थोड़ा हम समझ लेते हैं ये क्रोमोसोम का प्रकार। क्रोमोसोम कितने तरह के हो सकते हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। फॉर्म 1 मिनट मिलेगा। हाँ, लिखिए, जल्दी लिखिए फिर। हाँ, सुन इधर देखो, जो नया सेल बन गया, ठीक है? ये हो गया आपका डॉटर सेल। ये क्या हो गया? डॉटर सेल। और ये हो गया आपका पेरेंट सेल, ठीक है? समझ आ रहा है? हाँ। जब पेरेंट सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल में टूट जाता है, वही सेल डिवीजन हो गया, ठीक है? द प्रोसेस थ्रू विच 1 पेरेंट सेल गिव्स 2 डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। कोई दिक्कत? इसको मिटाएं। इसके बाद समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर के पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम को हम लोग 4 रूप में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? आइए देखिए, ये है आपका सेंट्रोमेयर। अगर सेंट्रोमेयर एकदम इक्वलाइजेशन पर हो, यानी एकदम सेंटर में प्रेजेंट हो, यानी क्रोमोसोम को 2 इक्वल भाग में बांट रहा हो, तब जाकर उसको नाम देते हैं। M से होता है मिडिल और M से होता है मेटासेंट्रिक। क्या होता है? मेटासेंट्रिक। अगर मिडिल में रहेगा तो उसको कहेंगे मेटासेंट्रिक। कोई दिक्कत? चलिए, अगर ये थोड़ा सा ऊपर हो जाए, थोड़ा सा मतलब हल्का ऊपर, ठीक है? अगर हल्का सा ऊपर हो जाए तब इसको कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। इसको क्या कहते हैं? सब मेटासेंट्रिक, ठीक है? इसको क्या कहते हैं? सब मेटासेंट्रिक। अगर मान लीजिए एकदम छोटा हो जाए, एकदम छोटा मतलब अब मान के चलिए टर्मिनल एंड पर चला गया, तब इसको कहते हैं टीलोसेंट्रिक। सॉरी, इसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। क्या कहते हैं? एक्रोसेंट्रिक। यानी अब ये यानी अक्रॉस होने वाला है, अब निकलने वाला है। कोई दिक्कत? आप लोग पीछे चले जाइए, जल्दी आ। उसको क्या कहते हैं? सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा। तो सब मेटासेंट्रिक जब एक्सियल से यानी सेंट्रल पोजीशन से थोड़ा सा ऊपर चला जाए। अभी इसमें इक्वल डिवीजन है ना सिस्टर क्रोमेटिड का, ये है ना सिस्टर क्रोमेटिड। अगर मान लीजिए कि सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ से थोड़ा ऊपर चला गया, यानी यहाँ आ गया। अब ऊपर वाला देखिए छोटा हो गया, नीचे वाला बड़ा हो गया। ऐसा नहीं, ऐसा देख। अब समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है?
तो ये क्या हो गया, सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा टर्मिनल एंड पर आ जाए, यानी ऊपर वाला बहुत छोटा हो जाए, बहुत छोटा, टू स्मॉल, तब उसको कहते हैं एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, और ये गायब हो जाए, अगर ये गायब हो जाए, ऊपर में कुछ रहे नहीं करे, तब ये कहाँ गया, टेल पर आ गया। कहाँ पर आ गया, टेल पर नहीं आ गया। टेल मतलब पूंछ, सबसे ऊपर वाले हिस्सा पर, तो इसको तब कहते हैं टीलोसेंट्रिक। इसको क्या कहते हैं, टीलोसेंट्रिक। समझ आ रहा बात, समझ आ रहा है? तो क्या बोले, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। इन टीलोसेंट्रिक देयर इज ओनली क्यू आर, यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्यू आर में है, पी आर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें क्या है कि पी आर्म और क्यू आर्म इक्वल है, इसमें क्या है कि पी आर्म क्यू आर्म की तुलना में छोटा है, और इसमें क्यू आर्म जो है बहुत छोटा है। ठीक, सॉरी, पी आर्म बहुत छोटा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको लिख लीजिए। इस तरह से आपका क्रोमोसोम न्यूक्लियस खत्म होता है, सेल डिवीजन भी लगभग खत्म होता है। इसको जिस समय सेल डिवीजन टॉपिक पढ़ेंगे उस समय एक बार और डील कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।